खड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। ये पंक्तियां महज साधारण पंक्तियां नहीं, इन पंक्तियों में एक महापुरुष के विचार छुपे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने हमारे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्हें हम सब सत्य अहिंसा के पुजारी के नाम से जानते हैं। अब आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बात किस महापुरुष की हो रही है। आज 2 अक्टूबर है और आज हम बात करने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिन्हें हम महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। और आज इनकी जन्मतिथि है। आज हम इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपको सुनाएंगे। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था और सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। ये बात हम सब जानते हैं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। हम सभी को ये मालूम है कि महात्मा गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वो सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था, जो परिणामी वैश्य समुदाय की थी और बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की भी, जिसका गहन प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में बहुत ही खास भूमिका निभाई। महात्मा गांधी का विवाह 1883 में 13.5 साल की उम्र में 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया था। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो केवल कुछ ही दिन जीवित रही। इसके बाद मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतान हुई, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। महात्मा गांधी की शिक्षा की बात करें तो उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शिक्षा के स्तर से गांधी जी एक सामान्य छात्र ही रहे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1887 में अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर बिगड़ी स्वास्थ्य और घर की परिस्थिति खराब होने के कारण कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। हालांकि मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वो अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी बन सकते थे। तभी उनके परिवार के एक सदस्य ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाएं, तो उन्हें आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है। लेकिन उनके परिवार वाले इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी के आश्वासन पर राजी हो गए और वर्ष 1888 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अपनी मां को दिए गए वचन की वजह से गांधी जी ने लंदन में वक्त गुजारा और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बन गए। उसके बाद उनकी मुलाकात एक थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य से हुई और उन्होंने महात्मा गांधी को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। जून 1891 में गांधी भारत लौट कर आए और वहां उन्हें अपनी मां की मौत की खबर मिली, जिसके बाद गांधी जी ने मुंबई में वकालत करने का फैसला लिया, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वो भी काम छोड़ना पड़ा।
आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फॉर्म से दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष के लिए वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र महज 24 साल थी और वो 24 साल की उम्र में अफ्रीका पहुंचे। वहां पर वो भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए हुए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। वहीं उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। एक बार की बात है, महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में भेजा जा रहा था। गांधी जी की इस बात को न मानने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गईं और यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए प्रेरित किया और वहां रह रहे भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया। और सन 1906 के जुल युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। इसके बाद सन 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। तब तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझा। भारत में गांधी को पहली राजनीतिक सफलता बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन से मिली, जिसे सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुस्लिमों और कांग्रेस के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा था और धीरे धीरे गांधी इसके मुख्य प्रवक्ता बन गए। इसके बाद गांधी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसका प्रभाव अलग अलग समुदायों के लोगों पर पड़ा। सिर्फ यही नहीं, असहयोग आंदोलन में हमारे महात्मा गांधी का बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसमें गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विशेषकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं और अदालतों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों को छोड़ने एवं अंग्रेजी सरकार से मिले तमंगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ी। लेकिन फरवरी सन 1922 में इस आंदोलन का अंत चौरा-चौरी कांड के साथ हो गया। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। पर उनकी सेहत खराब होने के कारण सन 1924 में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद महात्मा गांधी सन 1928 तक राजनीति से दूर ही रहे। तब इसी दौरान अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, जिसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों ने इनका बहिष्कार किया। इसके बाद दिसंबर 1928 के कोलकाता अधिवेशन में गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। अंग्रेजों की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान अंग्रेजी सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसके बाद लॉर्ड इरविन की सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने के बाद संधि करने का निर्णय लिया और मार्च 1931 में गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दे दी। इसका परिणाम कुछ ऐसा रहा कि गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन ये सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और सन 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने, कताई बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। इस तरह से गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की। भीमराव अंबेडकर की कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेज सरकार ने एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया था। येरवड़ा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था अपनाने पर मजबूर किया। दलितों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की ये शुरुआत थी। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 वर्षीय अभियान की शुरुआत की, जिससे भीमराव अंबेडकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और गांधी जी द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग करने की निंदा की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, लेकिन कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी ने ये घोषणा की कि एक तरफ भारत को आजादी देने से इनकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को कम कर दिया। भारत छोड़ो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया था, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आजादी न दे दी जाए, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद ये आंदोलन बंद नहीं होगा। उनका ये मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन 9 अगस्त 1942 अंग्रेजी सरकार गांधी जी को और कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि ये अनुमान पहले से ही था, गांधी जी को पुणे के आगा खां महल ले जाया गया। उन्हें वहां 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया और इसी दौरान 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का देहांत भी हो गया और कुछ समय बाद ही गांधी जी भी मलेरिया से पीड़ित हो गए। इस हालात में अंग्रेज उन्हें जेल में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनके उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगभग 1 लाख राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने तो देश को आजाद करने का संकेत दे ही दिया था और इस आजादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश पाकिस्तान की भी मांग तीव्र हो गई थी और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था और गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था।
पर ऐसा हो न पाया और अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। और 30 जनवरी 1948 का वो भयानक दिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। उस वक्त गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। आजादी के पुरोध व पथ प्रदर्शक, महान व्यक्तित्व के धनी, सरलता, सौजन्यता और उदारता की मूर्ति व अहिंसा के कटु पक्षधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। भले ही 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की उम्र में नाथूराम गोडसे की गोली ने गांधी के शरीर की हत्या कर दी हो, लेकिन अजर अमर देवतुल्य आत्मा अब भी भारत और भारतीयों को गांधी दर्शन के रूप में अपने आत्मीय एहसास का अनुभव करा रही है। गांधी के द्वारा आजादी के यज्ञ में दिए गए अपने निष्कामों की आहुति से अच्छाइयों और सच्चाइयों की ज्योति आज भी जगमगा रही है। माटी